Hello everybody, welcome to KS Arthani Education. I hope you all are doing well. इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स OCM सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज हम उसको बोल सकते हैं। उसके चैप्टर नंबर 5 पे हम लोग आज पहुंचे हैं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इसको। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, और अगर आपको लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, कंटेंट यूजफुल है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच उसके लिए। चलो शुरू करें चैप्टर नंबर 5 को। तो उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1, यानी बिजनेस के कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसके रूप होते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा जब सबसे पहले बिजनेस शुरू हुआ था, मतलब एंशिएंट टाइम में जो बिजनेस होता था, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता था, मतलब अकेला इंसान बिजनेस करता था। सोल मतलब सिंगल। फिर उसके बाद धीरे धीरे एडवांसमेंट्स आने लगे और धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, और वही चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता जाता है, इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ जाती हैं और अलग अलग हो जाती हैं। मतलब पहले हमें कुछ और चाहिए होता है, अब हमें कुछ और चाहिए। अपनी नीड्स को खुद ही हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वी नीड अदर पीपल। हमें और भी कई सारे लोग चाहिए जो हमें हेल्प करें और हम हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। और इसीलिए ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ फिर बार्टर सिस्टम से शुरू हुई। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि वो एक्सचेंज करते थे, गुड्स सर्विसेज और मनी को एक्सचेंज करके वो एक दूसरे की जो भी ज़रूरतें थी, सपोज आपके पास वीट है, मेरे पास राइस है, आपको राइस चाहिए, मुझे वीट चाहिए, सो विल एक्सचेंज, और हम दोनों की नीड्स जो हैं फुलफिल हो जाएंगी। इस क्लास को बोलते थे वो ट्रेडर्स। अभी परचेज और सेल करने के लिए उन्होंने एक नया अरेंजमेंट लाया था, और ये अलग अलग फॉर्म्स निकल के आए। सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर आया पार्टनरशिप, फिर HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनीज। इन सब के बारे में हम एक एक करके चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये आपका सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म है बाकी सबसे। ये फॉर्म जो है, जब ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी तब से ये फॉर्म चलते हुए आ रहा है। वर्ल्ड जो है चेंज करते आ रहा है और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ये जो है आज भी, ये वाला सिस्टम आज भी एग्जिस्टेंस में है। मीनिंग की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग एक ऐसा ये फॉर्म है जिसमें फॉर्म एक अकेला आदमी ओन भी करता है, मैनेज भी करता है और कंट्रोल भी करता है। यानी मालिक भी वही है, मैनेजर भी वही है, कंट्रोलर भी वही है। एक ही इंसान कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, शुरू करेगा, बिजनेस को डेवलप करेगा, सारी एक्टिविटीज पे ध्यान देगा, जैसे कि परचेज, सेल और प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो सब उसी का होगा। प्रॉफिट होता है तो उसी की होगी, लॉस होगा तो भी वो उसी का होगा। लुइस और हेनरी के हिसाब से सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर एक ही इंसान है टॉप पे, और वही पर्टिकुलर इंसान रिस्पॉन्सिबल है, यही सारी एक्टिविटीज को ध्यान देगा, यही रिस्क लेगा फेलियर का। अगर मान लीजिए फेलियर होता है तो यही इंसान जिम्मेदार है। इससे एक बात पता चलती है कि एक इंसान जो है पूरा का पूरा वही जिम्मेदार है, ओनली एंड होली रिस्पॉन्सिबल, पूरा का पूरा सिर्फ वही जिम्मेदार है। पूरा बिजनेस उसी के डायरेक्शन में चलता है और रिस्क भी सिर्फ उसी के हैं। और सपोज रिस्क कौन कौन से हैं? लॉस या इंसॉल्वेंसी, लॉस नुकसान होना, इंसॉल्वेंसी बिजनेस का डूब जाना, ये सारे रिस्क भी उसी के कंधे पे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये एस्टैब्लिश करने में बड़ा इजी है। इसको एस्टैब्लिश करना कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब लॉ इसको अफेक्ट नहीं करता, ज़्यादातर कानून इस पे नहीं लगते। कोई भी इंसान लॉफुल ट्रेडिंग जो है किसी भी जगह पर जहाँ वो पसंद करता है वहाँ वो शुरू कर सकता है। कैपिटल जो है ओनर इसमें खुद ब खुद इसमें डालता है। अगर वो चाहे कि कैपिटल इनसफिशिएंट है, मतलब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वो बिजनेस में बोरोड मनी भी डाल सकता है, दैट मीन्स लोन डाल सकता है। ओनर जो है वो खुद ही फिर उस बोरोड मनी को वापस भी करेगा, रिटर्न भी करने की जिम्मेदारी उसी की है। फिर आता है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जाहिर सी बात है, एक ही इंसान है तो वही बिजनेस के पावर्स को होल्ड करेगा। ओनर ही आपका जो है परचेज, सेल, कलेक्शन, अकाउंटिंग वर्क और बाकी की एक्टिविटीज पे ध्यान देता है। वो खुद ही ओनर है, वो खुद ही मैनेजर है, और अगर जरूरत पड़े तो वो दूसरे फैमिली रिलेटिव्स के मेंबर्स की हेल्प ले सकता है, या कोई सैलरीड पर्सन रख सकता है, किसी इंसान को जॉब पे रख सकता है। फोर्थ नंबर की बात करें, फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजन। सोल प्रोप्राइटर के पास फुल फ्रीडम होता है
कि वो जो काम करना चाहे कर सकता है, अपने इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके पास पूरा फ्रीडम होता है, वो जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है, वो खुद ही ओनर है और इसीलिए वो बहुत तेजी से डिसीजंस भी ले सकता है। लायबिलिटी की बात करें तो डेट यानी कि जो कर्जे हैं उनको पे करने की भी जिम्मेदारी सिर्फ सोल प्रोप्राइटर की है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर कर्जा है, आपकी दुकान की सारी चीजें बेचने के बाद भी कर्जा पूरा नहीं हो रहा, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी यूज किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि आप इसको भी बेचिए और अपने डेट को चुकाइए, अपने कर्जे को चुकाइए। दूसरे शब्दों में बोलें कि अगर मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर को नुकसान होता है बिजनेस में, तो डेट्स बढ़ते चले जाएंगे, लोन बढ़ती चली जाएगी और उसको पे करने के लिए उसके पास इतने ज्यादा फंड्स बिजनेस में होंगे नहीं, और तब उसको सारे सारे डेट जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल चीजों को बेच करके भी उन लोगों का कर्जा चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है वो है सीक्रेसी को मेंटेन करना, क्योंकि अकेला इंसान है, जो भी सीक्रेट्स हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप अपने अंदर में रख सकता है, सीक्रेसी यहाँ पर मेंटेन होती है। पर्सनल कॉन्टैक्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है खुद ही आपके बिजनेस को वर्किंग एरिया, मतलब बिजनेस में चल रहा है, वो बिजनेस को ही चला रहा है, तो वो कस्टमर से पर्सनल कांटेक्ट में आता है, वो फोकस रखेगा किस बात पे, उसको ध्यान में भी रहेंगी ये सारी बातें कि कौन से कस्टमर का कितना टेस्ट चेंज हो रहा है, उनको क्या चाहिए, फैशन डिमांड, ये सारी चीज़ों का वो ध्यान रख सकता है और इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है कस्टमर्स को। सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, आपको पता है दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक ही आदमी में पावर और अथॉरिटी होना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग लोगों को बांट देना पावर और अथॉरिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक ही इंसान है, तो ओनरशिप भी एक ही पास होगी, मैनेजमेंट भी एक के पास होगा। सेंट्रलाइजेशन होता है बाकी के उसमें ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग होता है, यानी संभालता कोई और है और मालिक कोई और होता है, बाकी की जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सभी आप पढ़ेंगे उसमें। एडवांटेजेस देखें सोल प्रोप्राइटरशिप के, तो सबसे पहला एडवांटेज यानी फायदा ये है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस बड़ा आसान है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को एस्टेब्लिश करना बहुत सिंपल है, कोई डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोसेस ऑफ लॉ, जो बहुत कठिन कठिन लॉज के प्रोसेस होते हैं वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी इंसान जिसके पास कैपिटल है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो कि नहीं हो, उसके पास जनरल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, मतलब बिजनेस रन करने की बुद्धि होनी चाहिए, वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इवन इफ बुद्धि नहीं है, वो लोग भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं फिर डूब जाते हैं। चलो, लेस कैपिटल, यहाँ पर आपको कम कैपिटल चाहिए, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और बहुत बड़ा एडवांटेज भी है सोल प्रोप्राइटरशिप का। आप लेस कैपिटल से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फंड्स चाहिए तो आप बोरो कर लीजिए मनी और इन्वेस्ट कर दीजिए बिजनेस में। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो ये कि सीक्रेट्स जो हैं आप मेंटेन कर सकते हैं, आपके जितने भी सीक्रेट्स हैं, क्योंकि आपके पास सारे अथॉरिटी हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं अपने सीक्रेट्स को। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लेकर के, अकाउंट्स को लेकर के, बिजनेस के की फैक्टर्स को लेकर के आपके सीक्रेट्स आपके पास ही रहेंगे, आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। बाकी के जो आप अभी फॉर्म्स पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें सीक्रेसी मेंटेन इतनी नहीं होती जितनी सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है। नेक्स्ट आता है आपका क्विक डिसीजंस, क्योंकि आप अकेले इंसान हैं। कंपनी में पता है कैसे होता है कि मैं अगर नीचे हूँ तो मुझे बॉटम लेवल पे पूछना पड़ेगा, मिडिल लेवल पे पूछना पड़ेगा, मिडिल वाला टॉप को पूछेगा, तो बड़ा लंबा सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पर आपके डिसीजंस बड़े क्विक हो जाएंगे, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप खुद ही अकेला ही डिसीजन मेकर है सारे मैटर्स को लेकर के, वो क्विक डिसीजंस ले सकता है और उसके डिसीजंस जो हैं ट्रेंड्स इन मार्केट और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होंगे। मार्केट में क्या क्या चेंज हो रहा है उस हिसाब से वो डिसीजन ले पाएगा। नेक्स्ट जो एडवांटेज आता है वो ये है कि पर्सनल कांटेक्ट, क्योंकि ओनर खुद ही मैनेजर है, वो पर्सनल और लाइव कांटेक्ट मैनेज कर सकता है, मेंटेन कर सकता है कस्टमर, एम्प्लॉयर, क्रेडिटर्स के साथ। जैसे जैसे चेंजेस आएंगे, जैसे मान लो फैशन चेंज हुआ, कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हुए, वो भी बहुत तुरंत ही अपने प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चेंज कर रहेगा और मार्केट में सेफली रहेगा। सिक्स्थ जो पॉइंट आती है वो ये है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आप जितने भी चेंजेस चाहें बहुत इजीली आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं।
क्विक डिसीजन और कॉन्टैक्ट अवेयरनेस के कारण, कांस्टेंट अवेयरनेस के कारण, क्योंकि आप तुरंत ही सब ग्रैब कर लेते हैं ना, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं बिजनेस में। लेस टैक्स बर्डन, यानी आपके ऊपर टैक्स का बर्डन इतना नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप की जो इनकम होती है वो बहुत कम होती है, और पर्सनल नॉर्म ऑफ टैक्सेशन उस पे लगते हैं, ना कि बिजनेस वाले। मतलब कहने का ये है, सोल प्रोप्राइटरशिप की ही इनकम ओनर की इनकम होगी, और जो पर्सनल नॉर्म्स होते हैं, मतलब जो नॉर्मल इनकम पे टैक्सेशन लगती है, वो यहाँ पर लगती है। सोल प्रोप्राइटरशिप स्मॉल बिजनेस होता है तो इनकम भी कम होगी और इनकम टैक्स का बर्डन भी कम होगा। लास्ट है लेस लीगल रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट आपके बिजनेस में उतना टांग नहीं अड़ाएगी जितना बाकी सब फॉर्म्स में अड़ाती है। कोई भी आपको किसी से भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कैपिटल बढ़ाना है, घटाना है, आपको जो मर्जी करना है करो, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस का साइज स्मॉल है तो लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी कम है। अच्छा, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, एक होता है एडवांटेज और दूसरा होगा तो लिमिटेशन होगा। कुछ अच्छी बातें होंगी तो कुछ बुरी बातें भी होंगी। तो लिमिटेशंस इसकी 5-6 हैं, वो देख लेते हैं। लिमिटेड कैपिटल है सबसे पहला, तो कि ट्रेडिंग आप कम कैपिटल से ही कर पाएंगे, और ये हमने बताया था कि ये एडवांटेज है, लेकिन ये लिमिटेशन भी है। क्यों? क्योंकि आप चाह कर के भी अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। आप अगर चाहें कि आपको बहुत सारा कैपिटल रेज करना है तो ये आप अकेले नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स नहीं खरीद पाते, बिग साइज की मशीनरीज नहीं खरीद पाते, बिग स्टोरेज फैसिलिटीज आपके पास नहीं होती, तो आपका अपना बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। सेकेंड पॉइंट जो आती है वो है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप अपने डेट्स को चुकाते नहीं हैं, अगर आपके सारे कर्जे मुक्त नहीं हो जाते, तो आपको अपने पर्सनल असेट्स भी, पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बेचनी पड़ेंगी और सारे कर्जों से मुक्त होना पड़ेगा। और इसीलिए ओनर के हाथ में ही सारा रिस्क होता है, और उस टाइम पे ओनर को कोई हेल्प नहीं करने आएगा। थर्ड टाइम है, ये बिजनेस बहुत कम टाइम के लिए चलता है। जब भी ओनर जो है वो डाई, यानी मर जाएगा, या वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, या उसका मेंटल बैलेंस जो है वो चला जाएगा, तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। अगर उसका उसका कोई बेटा है, कोई आयर है, तो वो रन कर पाएंगे बिजनेस को, तो ही बिजनेस जो है वो आगे बढ़ पाएगा। वरना पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि कई बार बिजनेस वीक हो जाता है या तो वो बंद हो जाता है। लिमिटेड वर्क कैपेसिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर खुद ही सारे के सारे काम कर रहा होता है, और हर इंसान सारे काम नहीं कर सकता, वो भले ही कितना भी इंटेलिजेंट हो। बिजनेस कभी कभी कुछ लिमिटेशंस के कारण सफर करता है। मॉडर्न टाइम में बिजनेस को अलग अलग स्किल्स और नॉलेज की जरूरत होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके आइडियाज जो हैं आप दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप किसी और से हेल्प नहीं ले सकते, और इसीलिए बिजनेस का डेवलपमेंट लिमिटेड होता है। फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। डिसीजंस लेने वाला वो एक ही इंसान है, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक इंसान हर बार सही डिसीजंस लेगा। हो सकता है कि वो हर चीज़ में उसके पास एक्सपीरियंस ना हो, हर चीज़ का नॉलेज ना हो। तो कभी कभी हो सकता है कि भले वो कितना भी कैपेबल है या कितना भी स्किल्ड है, लेकिन उसके पर्सनल डिसीजंस कभी कभी हैस्टी हो सकते हैं, एरोनियस हो सकते हैं, या बिजनेस के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके डिसीजंस कभी-कभी ऐसे हो सकते हैं कि आप अपने ही नैया को पानी में डुबा दें। लास्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ एडवांटेज एंड लार्ज स्केल बिजनेस। आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका कैपिटल लिमिटेड है, बिजनेस जो है लिमिटेड ही रहेगा। आप चाहें इसको बड़ा बनाना चाहें, पर आप उसको बड़ा बना नहीं सकते। परचेज और सेल जो है वो स्मॉल स्केल पे होती है, और इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप को लार्ज वाली जो परचेज और सेल होती है उसका एडवांटेज नहीं मिलता। सेकंड जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का टॉपिक है वो है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। 3 हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप। सेकंड वाले पे अब हम आ रहे हैं। चलो, HUF का मीनिंग हिंदू लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो बिजनेस जो है इनहेरिटेबल है। इनहेरिटेबल का मतलब क्या हुआ कि फादर चला रहे हैं तो उसको फिर आगे चल के बेटा चलाएगा, फिर बेटे का बेटा आगे चलाएगा, ऐसे करके। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही इन्होंने, मतलब हिंदू की जो फैमिली है नॉर्मली, बिजनेस अगर हम इसी इनहेरिटेंस से लेकर के आते हैं, जो हमारे फादर साहब ने शुरू किया, फिर हमने आगे बढ़ाया, फिर हमारे बेटे ने और आगे बढ़ाया, तो इसको लोग बोलते हैं फॉर्म ऑफ HUF।
इसमें सारे मेंबर्स, फैमिली के सारे मेंबर्स इस बिजनेस के भी मेंबर होते हैं। इसका जो हेड होता है, जो जिसके हाथ में इसकी डोर होती है, उसको हम बोलते हैं कर्ता। ये सीनियर मोस्ट आदमी होता है पूरे की पूरी फैमिली में। अगर मान लीजिए वो सीनियर मोस्ट जो आदमी है वो नहीं करना चाहता बिजनेस, तो उसके बाद वाला जो सीनियर मोस्ट आदमी होगा, नेक्स्ट जो एल्डेस्ट पर्सन होगा, उसको सारा बिजनेस दे दिया जाएगा। ये जो ऐसी वाली जो फॉर्म्स हैं, ये इंडिया और नेपाल में ज़्यादा पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एग्जिस्टेंस बाय लॉ, HUF जो है ये लॉ से ही आई है, मतलब इसका एक कानून भी है। मैनेजमेंट कौन करेगा? सीनियर मोस्ट पर्सन करेगा फैमिली का, और उसको नाम दिया गया है कर्ता। थर्ड नंबर है इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन। बिजनेस मैनेजमेंट कर्ता अपने आप करता है, उसको कोई और किसी इंसान की हेल्प नहीं चाहिए, ना ही किसी दूसरे मेंबर को राइट होता है कि वो बिजनेस में पार्ट या इंटरप्ट कर सके, पर हाँ वो हेल्प जरूर कर सकते हैं। दूसरे जो मेंबर्स होते हैं, वो जो कर्ता ने डिसीजंस लिए उसके खिलाफ नहीं जा सकते, दे कैन नॉट ऑब्जेक्ट अगेंस्ट दैट। फिर आता है मेंबरशिप की बात। तो मेंबरशिप जो है बाय बर्थ हो जाता है। हमारी फैमिली में अगर हमारे पापा का HUF चल रहा है और मैं पैदा हुई, तो मैं बाय बर्थ जो है उस पर्टिकुलर बिजनेस की मेंबर बन गई। मेंबरशिप जो है यहाँ पर बाय बर्थ, राइट फ्रॉम आवर बर्थ, वहां पर मिल जाता है। फाइनेंशियल कंट्रोल अगेन किसके हाथ में होगा? कर्ता के हाथ में होगा। सारे फाइनेंशियल डिसीजंस वही लेंगे। अगेन लायबिलिटी की बात करें तो पूरा का पूरा बिजनेस कौन संभाल रहा है? कर्ता संभाल रहा है, इसीलिए कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। बाकी सारे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब जितना वो दे सकते हैं उतना ही पे करेंगे डेट देने के टाइम पे। कर्ता के पास से अनलिमिटेड लिया जाएगा, जो भी बचा खुचा होगा वो कर्ता से चुकवाया जाएगा। लाइफ स्पैन की बात करें, कर्ता की डेथ अगर हो जाती है तो बिजनेस फिर भी कंटिन्यू ही करता है। अगर कर्ता मर जाएगा तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन फिर कर्ता बन जाएगा। डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कर्ता कैसा है, उसकी कैसी एफिशिएंसी है। फर्म जो है फंड रेसिंग के लिए फैमिली पे ही डिपेंड करती है, फैमिली के मेंबर्स पे ही डिपेंड करती है, और इसीलिए वो एडिशनल कैपिटल लेके नहीं आ पाते। लास्ट पॉइंट जो है इंसॉल्वेंसी, जब फर्म इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो मेंबर्स को भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है और माइनर्स को एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब माइनर्स को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करते। और माइनर्स कौन होते हैं? लेस देन 18 ईयर्स वाले। डेट की पेमेंट के लिए सारे के सारे HUF के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनका जितना भी शेयर था, पहले तो उनको बोला जाता है कि आप डेट को पेमेंट करो, और कर्ता की क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो जो बचा खुचा होगा वो कर्ता पे करेगा। ठीक है, चलो थर्ड वाला जो है इस चैप्टर में वो है आपका पार्टनरशिप। इसको अपने डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, उनको भी चैप्टर समझने में ईजी होगा। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे, नमस्ते।